तो मूवी की शुरुआत में एक डॉक्टर एक ओल्ड मैन को बोल रहा होता है कि तो कैसे चल रहा है आजकल सब। वो ओल्ड मैन बोलता है कि तो क्या मैं आपको जानता हूँ। तो वो डॉक्टर रिप्लाई करता है कि हाँ, हर हफ्ते ही तो हम इसी जगह पर एक साथ मिलते हैं। डॉक्टर उससे सवाल करता है कि आपका नाम क्या है, क्या आपको मालूम है कुछ। तो वो ओल्ड मैन रिप्लाई करता है कि हाँ, मेरा नाम है नोबॉडी, नीमू नोबॉडी, लेकिन मैं सब कुछ भूल जाता हूँ, यहाँ तक कि आपने थोड़ी देर पहले मुझे जो भी कहा था वो सब भूल गया हूँ। तब डॉक्टर उनसे पूछता है कि आप कितने साल के हो। तो वो आंसर करता है कि मैं सिर्फ 34 साल का हूँ। अब ये ओल्ड मैन तो 34 साल का हो ही नहीं सकते, इसका मतलब ये भी बोल चुका है कि ये कितने साल से यहाँ पर जी रहा है इस दुनिया पे। एक्चुअली इनका बर्थ डेट है 9 फरवरी 1975 और अब जो साल चल रहा है वो है 2092। मतलब नोबोडी अब 118 साल का हो गया है और यही आखिरी इंसान है जो कि मरने वाला है इस दुनिया पर, और कोई भी इंसान नहीं मरने वाला। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे पॉसिबल है। एक्चुअली 2092 में एक ऐसा चीज़ आविष्कार हुआ है जिससे कि इंसान और देर तक जिंदा रह सकता है, मतलब करीब अमर ही हो जा सकता है। हमारा वो कोष जिसके नष्ट होने की वजह से हम मारे जाते हैं, उसी कोष को पीक के कोष के साथ बदल कर ये एक्सपेरिमेंट किया जाता है जिससे हम करीब अमर ही हो जाते हैं। ओल्ड मैन को कुछ याद नहीं है, इसी वजह से वो डॉक्टर हिप्नोसिस की मदद से ओल्ड मैन को उसका पास्ट लाइफ याद दिलाने की कोशिश कर रहा होता है। तो धीरे धीरे वो अपने पास्ट लाइफ पर चला जाता है और धीरे धीरे जाते जाते वो बहुत ही ज़्यादा पास्ट लाइफ पर चले जाता है जितना उसे जाना नहीं था, लेकिन वो अपने पूरे के पूरे बचपन पर चला जाता है और फिर वो बहुत ही ज़्यादा मतलब उसके जन्म के पहले चला जाता है। क्रिश्चियन धर्म के अकॉर्डिंग वो जन्म से पहले एक जगह पर रहते हैं सब बच्चे, जहाँ पर उनको सब पता होता है कि उनके जन्म के बाद उनके साथ क्या होगा। ये सब कुछ उन्हें पहले से ही मालूम होता है। और फिर एक एंजल आती है जो कि उनके मुंह पर ऐसे हाथ रखती है और उनको सब कुछ भुला देता है और दुनिया पर भेज देता है। और यही सेम ट्रिक वो हर बच्चे के साथ करता है, लेकिन नोबॉडी के वक्त उन लोगों ने उसके मुंह पर हाथ रखना भूल गया था। इसी वजह से नोबॉडी को सब कुछ पता होता है कि उसके साथ क्या होने वाला है और क्या हो सकता है ये सब कुछ। जब नीमू 9 साल का होता है तब हमें दिखाया जाता है कि वो सोच रहा होता है जैसे हम अपने पास्ट को याद रख सकते हैं वैसे हम क्यों नहीं अपने फ्यूचर को भी देख सकते हैं। स्टोरी कंटिन्यू होकर 2092 पर आती है, जहाँ पर एक रिपोर्टर चुपके से नीमू के पास आ जाता है उसके इंटरव्यू लेने के लिए। वो रिपोर्टर जानना चाहता था कि अमर होने से पहले इंसान की लाइफ कैसी थी, वो लोग कैसे रहा करते थे। अब तो इंसान लोग अब सब अमर है, लेकिन तब उन लोगों की ज़िंदगी कैसी चलती थी। तो नीमू इस बात पर रिप्लाई करता है कि वो वक्त बहुत अच्छा था, वो लोग अच्छे से मज़े करते थे, जो मर्जी वो कर सकते थे। तब गाड़ियाँ भी ज़मीन पर चलती थी, वो लोग सिगरेट पीते थे और फिर बहुत सारा खाना खाते थे, मस्ती करते थे, लेकिन जो भी मन में आता था वही कर सकते थे, लेकिन जो अब पॉसिबल ही नहीं है। और फिर जब हम लोग कुछ करना चाहते हैं तभी हमारे पास बहुत सारा ऑप्शन रहता है, लेकिन हम जो ही चूज़ करेंगे उसी से हमारा दिन चलेगा और वही हमको करना होगा फ्यूचर पर। नीमू के पास एक पावर था जिससे वो फ्यूचर देख सकता था, मतलब वो अगर एक डिसीजन ले तो क्या होगा और अगर दूसरा ले तो क्या होगा, ये सब वो देख सकता था अपने फ्यूचर पर। स्टोरी नीमू के बचपन पर आती है। जब वो स्कूल से घर लौट रहा था तब वो अपने मॉम को एक दूसरे आदमी के साथ देख लेता है और इसी वजह से उसके मॉम और उसके डैड का झगड़ा हो जाता है और उनका डिवोर्स भी हो जाता है जल्द ही। और फिर हमें एक स्टेशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसका मॉम उसके डैड को छोड़कर जा रहा था और नीमू को भी उसके साथ जाने के लिए बोल रहा था, लेकिन उसके डैड नीमू को उसके साथ रुकने के लिए बोल रहे थे। और नीमू सोच रहा था कि वो किसके साथ रहे, उसके मॉम के साथ या फिर उसके डैड के साथ। उसकी ये सब सोचते सोचते ही यहाँ पर ट्रेन आ जाती है और फिर उसके मॉम ट्रेन पर चढ़कर उसको पुकारने लगती है कि वो उसके साथ चले, लेकिन नीमू फिर सोच ही रहा था कि उसकी इसके साथ जाए और फिर वो भागने लगता है उसके मॉम की तरफ। और यहाँ हमें दो पॉसिबिलिटी दिखाई जाती है। पहली पॉसिबिलिटी पर वो उसके साथ ट्रेन पर चढ़ गया था और दूसरी पर उसका शूलेस खुल गया था और फिर वो नीचे गिर गया था। तो अब हमें दिखाया जाता है कि वो अगर उसके मॉम के साथ जाता तो क्या होता और उसके डैड के साथ जाने पर क्या होता। तो पहले देखते हैं कि वो अगर उसके मॉम के साथ जाता तो उसके साथ क्या होता, मतलब उसके लाइफ पर क्या क्या चेंजेस आती। नीमू को उसके मॉम के साथ जाए हुए करीब कुछ साल हो जाते हैं, वो अब 15 साल का है, लेकिन उसकी मॉम की उसका कोई फिक्र ही नहीं है। एक दिन नीमू का मॉम उसके बॉयफ्रेंड को घर पर इनवाइट करता है, लेकिन नीमू को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, वो उस लड़के को पसंद ही नहीं करता था। और फिर स्टोरी शिफ्ट होती है नीमू के स्कूल पर, जहाँ पर उसके क्लास में एक नई लड़की आई थी जिसका नाम होता है ऐना। और सभी स्टूडेंट की तरह नीमू भी बहुत खुश था क्योंकि उसके क्लास पर एक नई लड़की आई थी। नीमू ऐना को पसंद करने लगा और उन दोनों की लाइफ अच्छे से चल रही थी। एक दिन वो लोग बीच पर गए, लेकिन नीमू स्विमिंग नहीं कर रहा था, उसके सारे दोस्त स्विमिंग कर रहे थे। तब ऐना ने नीमू को स्विमिंग के लिए इनवाइट किया, लेकिन नीमू ने उसके दोस्तों के बारे में भला बुरा कहा और उसे भेज दिया यहाँ से। ऐना भी गुस्सा होकर यहाँ से चली गई और वो लोग कभी ये बात नहीं किया और उनके रिश्तों में भी दरार आ गई। स्टोरी आता है कुछ साल बाद का, जहाँ पर एक स्टेशन पर नीमू के साथ एक लड़के का धक्का हो जाता है और वहाँ पर वो देखता है कि वो ऐना है और वो अब किसी और की वाइफ है। और अब हमें इसी सेम स्टोरी का एक और पॉसिबिलिटी दिखाया जाता है
जहाँ पर जब एना ने नीमू को स्विमिंग के लिए इनवाइट किया तभी नीमू ने उसे बोला कि मुझे उससे स्विमिंग नहीं आती, और फिर एना भी नीमू के साथ वही बीच पर ही बैठी रही और फिर उनका रिलेशन भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया और दिन अच्छे से चल रहे थे। लेकिन तभी एक दिन नीमू के मॉम का लवर उसके बेटी के साथ नीमू के घर पर आता है और नीमू को पता चलता है कि उसके मॉम के लवर के बेटी का नाम ही एना है। और उसके बाद उसके मॉम और उसके मॉम के लवर एक साथ शादी कर लेते हैं और बेचारा नीमू और एना का रिश्ता भाई बहन का हो जाता है। मतलब एक सेकंड में सारे जज्बात बदल दिए। लेकिन जो भी हो वो लोग अपने रिलेशन को कंटिन्यू करते हैं। उनके ऊपर थोड़ा सा मेंटल प्रेशर तो पड़ता है लेकिन वो लोग अपने रिलेशन को कंटिन्यू कर लेते हैं। लेकिन जब उसके मॉम और डैड को इस बारे में पता चलता है तब उसके मॉम और उसका लवर डिवोर्स कर लेते हैं। नीमू को एना से पता चलता है कि वो लोग न्यूयॉर्क जा रहे हैं। एना ने नीमू को उसके लिए हर संडे लाइट हाउस पर वेट करने के लिए कहा ताकि वो कभी उस जगह पर आए और उससे मिल सके। और फिर एना उसके डैड के साथ उस जगह को छोड़कर चला गया। नीमू हमेशा लाइट हाउस पर जाता था और उसके लिए वेट करता था। एना ने कभी कभी नीमू को लेटर भी भेजा था लेकिन उसके मॉम ने नीमू का हाथ वो लेटर लगने नहीं दिया। समय बीतते गए और नीमू तब एक स्विमिंग पूल साफ करने का काम करता था। समय बीतते गए और वो हमेशा उस लाइट हाउस पर जाता था। जाते वक्त हमेशा एक भिखारी को वो रास्ते में कुछ ना कुछ देता था। लेकिन एक दिन वो देखा वो भिखारी उसके जगह पर नहीं है और फिर उसने ढूंढने पर देखा कि वो भिखारी मर गया है। इसी वजह से उसे थोड़ी सी देर हो गई और जब वो पीछे घुमा तब देखा कि एना उसके लिए खड़ी है वहाँ पर। वो एक दोनों को देखते ही पहचान गए लेकिन एना ने बोला कि मुझे थोड़ा सा समय दो, मुझे इसे बिलीव करने दो कि तुम यहाँ पर ही हो। और फिर एना ने उसे एक नंबर दिया और फिर उसे कहा कि तुम इस नंबर पर कॉल करना और 2 दिन बाद मुझसे लाइट हाउस पर मिलना। लेकिन एना के जाने के थोड़ी देर बाद ही आसमान से एक बूंद बारिश गिरी और बारिश शुरू हो गई और उसी बारिश में एक बूंद पानी से वो लेटर ख़राब हो गया जिस पर वो नंबर था। अब वो नंबर तो मिट गया था लेकिन वो एना को ढूंढते ढूंढते हर दिन उस लाइट हाउस पर जाता था। मतलब हर हफ्ते जाता था और उसके लिए वेट करता था। और ऐसे ही नीमू का समय जा रहा था लेकिन इसी वक्त हमें मूवी का एक और पॉसिबिलिटी दिखाया जाता है। मतलब नीमू और एना के मिलने के बाद एना कभी नीमू को छोड़कर जाए ही नहीं और वो एक साथ रहे। उन लोगों ने शादी भी की और उनके 3 बच्चे भी हैं। और हमें दिखाया जाता है कि नीमू की न्यूज़ रिपोर्टर का जॉब करता है और फिर उसकी वाइफ एक दिन उसे फ़ोन कर बोलता है कि वो जल्दी से घर आ जाए। लेकिन वो जब गाड़ी से घर आ रहा था तभी एक पक्षी उसकी गाड़ी पर लग गया और उसकी वजह से उसका एक्सीडेंट हो गया और वो जाकर एक तालाब पर गिर गया जिसकी वजह से वो वहीं पर मर गया था। और ये सब था। अगर वो उसके मॉम के साथ जाता तो उसके साथ क्या क्या होता। और अब चलिए देखते हैं कि वो अगर उसके डैड के साथ जाता तो उसके साथ क्या क्या होता। उसके मॉम के जाने की वजह से उसका डैड बहुत ही ज़्यादा फिजिकली बीमार हो जाता है। वो चलना फिरना भी बंद कर देते हैं। लेकिन नीमू यहाँ पर रहता है और उसका डैड का देखभाल करता है। स्कूल पर छोटे मोटे काम कर लेता है और वापस आकर उसके डैड का देखभाल करता है। उसका डैड बोलते हैं कि तुम जाकर अपने दोस्तों के साथ खेलो लेकिन वो अपने डैड को ही देखता है और अच्छे से रखता है। और इसी वक्त वो एक लड़की से मिलता है जिसका नाम होता है एलिस। एलिस उसी वक्त उसके बॉयफ्रेंड के साथ झगड़ा करके आया था और उसको बोल रहा था कि चलो नीमू घर चलते हैं। नीमू को तो एलिस पहले नज़र में ही अच्छी लग गई और तभी एलिस ने नीमू को अपनी इच्छा बताई है जो कि है उसके मरने के बाद उसके हस्बैंड को उसके अस्थि मंगल ग्रह पर विसर्जन करना होगा। मतलब कुछ भी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि नीमू एलिस के घर पर जाता है और फिर उसे एलिस मना कर देती है और बोलती है कि मुझे सिर्फ अपना पहला बॉयफ्रेंड ही पसंद था, मुझे और कोई भी लड़का पसंद नहीं है। और फिर नीमू वो जगह छोड़कर जाता है और फिर उसके बाइक से जब वो घर लौट रहा था तब फिर वो एक पत्ते पर स्लिप कर जाता है और इसकी वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। और जब उसका होश आता है तब वो देखता है कि वो हॉस्पिटल पर है और उसका सब कुछ पैरालाइज हो चुका है। फिर हमें इसी सेम चीज़ का एक और पॉसिबिलिटी दिखाया जाता है कि जब वो एलिस के घर गया था तब उसने जब मना किया था उसको तभी उसने एलिस को अपने पास लिया और बोला कि तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। और फिर उन दोनों ने बाद में शादी कर ली। लेकिन उसी वक्त एक एक्सीडेंट के दौरान एलिस मारा गया और फिर दिखाया जाता है कि वो अपने वाइफ की अस्थियाँ लेकर मंगल ग्रह पर विसर्जन करने के लिए आया है। और हमें बताया जाता है कि उसी वक्त टेक्नोलॉजी इतने आगे जा चुकी थी कि मंगल ग्रह पर जाना कोई बड़ी बात नहीं थी तब। तो वो मंगल ग्रह पर जाकर एलिस के अस्थियाँ विसर्जन करके जब वो लौट रहा था तभी उसे एना मिली। उन दोनों ने थोड़ी देर बात की और यहाँ पर एना को वो नहीं जानता था। लेकिन उसके थोड़ी देर बाद ही उसकी स्पेसशिप ब्लास्ट हो गई। इसी वजह से वो दोनों वहीं पर मारे गए। और फिर हमें इसी सेम चीज़ की एक और पॉसिबिलिटी दिखाई जाती है जहाँ पर एलिस के मरने के बाद वो अर्थ पर ही रहता है और एक नॉर्मल लाइफ जीता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उसका दोस्त एक कार एक्सीडेंट पर मारा जाता है और इसी वजह से वो अपने दोस्त के आखिरी समय पर उसको देखने के लिए जाता है। लेकिन वह वो देखता है कि एना उसके दोस्त की वाइफ है। लेकिन इस बार वो एना को नहीं जानता था क्योंकि अगर वो उसके मॉम के साथ जाता तभी उसके लाइफ पर एना का चैप्टर रहता। लेकिन अब वो उसके डैड के साथ गया है इसलिए वो अभी एना को पहली बार ही देख रहा है। और ऐसे ही अगर वो अपने डैड के साथ रहता तो उसके साथ क्या क्या हो सकता था इसकी कुछ और पॉसिबिलिटीज़ दिखाई जाती है।
और फिर हमें दिखाया जाता है कि जब उस 34 साल का होता है तब उसे कोई कॉल करता है और उसे एक जगह पर जाने के लिए बोलता है। उस जगह पर जाकर उसे एक डीवीडी मिलती है एक घर पर, और फिर जब वो डीवीडी प्ले करता है तभी उसे टीवी पर अपना 118 साल का नीमू देखता है। 118 साल के नीमू को देखकर वो डर गया था। वो 118 साल का नीमू उस 34 साल के नीमू को बोलता है कि रियलिटी पे तुम्हारा कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, मतलब तुम्हारा कोई अस्तित्व ही नहीं है। वो और बोलता है कि हो सकता है उस दिन तुम्हारे मॉम और डैड का मिलन ना ही हुआ होता, या फिर तुम्हारे मॉम का ही और चला जाता, तुम्हारे डैड का ही और चला जाता, या फिर तुम्हारे डैड के साथ मॉम का मिलन होने से पहले तुम्हारे डैड का ही और जाकर मर जाता, या फिर किसी एक्सीडेंट पर उसकी मौत हो जाती, या फिर कुछ और भी हो सकता था। और इसी तरह हमारी ज़िंदगी पर बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं और जो हम चूज़ करते हैं उसी से हमारा फ्यूचर डिसाइड होता है। और फिर ओल्ड नीमू बोलता है कि अगर तुम्हारी ज़िंदगी का कोई अस्तित्व है भी तो भी वो सिर्फ 2092 के 12 फरवरी का सुबह 5:50 तक ही है। और फिर से स्टोरी आता है 2092 के उसी रिपोर्टर पर जो बोल रहा होता है कि आपने इतने सारे ऑप्शन के बारे में बताए, लेकिन आपके साथ कौन सा वाला हुआ था, आपने ये तो नहीं बताया अभी तक, मैं तो अभी तक कंफ्यूज हूँ। फिर नीमू बोलता है कि इनमें से शायद किसी का भी अस्तित्व नहीं है। तुम्हें क्या लगता है जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं क्या ये सच है? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, क्या मेरा कोई अस्तित्व है या फिर तुम्हारा भी कोई अस्तित्व है यहाँ पर? हम दोनों तो अभी भी उसी 9 साल के नीमू के सोच है जो कि अभी भी वहीं पर खड़े होकर सोच रहा है कि वो किसके साथ जाए, उसके मॉम के साथ या फिर उसके डैड के साथ। और फिर हमें इस पूरी की पूरी दुनिया को धीरे धीरे ख़त्म होते दिखाया जाता है जो कि एक्चुअली उस 9 साल के नीमू के सोच से बना होता है। जैसा कि हमें पता है कि नीमू फ्यूचर देख सकता है, और वही जब वो खड़े होकर देख रहा था कि अगर उसके मॉम के साथ जाए तो क्या होगा उसका, और उसके डैड के साथ जाए तो उसका क्या होगा। और यही देखते देखते वो यही 118 साल के नीमू तक पहुंचा है। मतलब ये 118 साल का नीमू, ये न्यूज़ रिपोर्टर और ये जो 2092 का जो ये पृथ्वी है, ये सब कुछ सिर्फ उस 9 साल के नीमू की सोच है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि नीमू फाइनली एक डिसीजन ले लेता है और वो देखता है कि उसके मॉम के साथ जाने पर भी उसका लाइफ अच्छा नहीं होगा और उसके डैड के साथ जाने के बाद भी उसका लाइफ सेम ही होगा। इसी वजह से नीमू अकेला चला जाता है अपने लाइफ पर, और वहाँ से जाने के बाद एक दिन एक पार्क पर उसे एना मिल जाती है और वो हमेशा खुशी खुशी रहते हैं हमेशा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो ऐसे ही जीते जीते 118 साल का वही नीमू बन जाता है। और जब उसके मरने का समय आता है तब उसका आखिरी वर्ड यही था कि एना, आज मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा दिन है। और जब नीमू मरता है तभी टाइम उल्टी दिशा में दौड़ना शुरू कर देता है। इसके पीछे जो साइंस का थ्योरी है वो है बिग बैंग की वजह से ये पूरा यूनिवर्स क्रिएट हुआ जो कि धीरे धीरे खुद को एक्सपेंड कर रहा है, लेकिन एक ऐसा वक्त भी आएगा जब ये सब कुछ धीरे धीरे अपनी तरफ खींचता रहेगा और जहाँ से शुरू हुआ था वही जाकर मिल जाएगा। कहा जाता है कि टाइम तब उल्टी दिशा में चलना शुरू करेगा और इस दुनिया में जो जो चीज़ें हुई थी वो वापस रिपीट होगी उल्टी दिशा में। मतलब कि जो नीमू थोड़ी देर पहले मर गया था वो वापस जिंदा होता है और धीरे धीरे उल्टी तरफ से छोटा होने लगता है। और ऐसे ही कहानी चलती रहती है, और ये सिर्फ नीमू के लिए नहीं पूरी दुनिया के सारे इंसानों के लिए होती है। और इस कहानी पर सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पर फोकस किया गया है वो है बटरफ्लाई इफ़ेक्ट। क्या आपको पता है क्या है बटरफ्लाई इफ़ेक्ट? एक्चुअली बटरफ्लाई इफ़ेक्ट वो है जिसके वजह से आपकी ज़िंदगी पर, मतलब एक छोटी सी चीज़ जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी पर बहुत बड़ा सा एक चेंज आ जाए, ऐसा कुछ। सबको सब कहीं जाने वाले हो, लेकिन एक अनजान आदमी के साथ धक्का हो जाने की वजह से आपकी थोड़ी सी देर हो गई और आपने जाकर देखा कि आपने बस मिस कर दिया, और आपको बाद में पता चला कि वो बस थोड़ी सी आगे जाकर ही एक्सीडेंट हो गया और इस अनजान आदमी के एक धक्के की वजह से ही आपकी ज़िंदगी बच गई आज, और उस बस के सारे लोग मारे गए। और अगर आसान भाषा में कहा जाए तो यही है बटरफ्लाई इफ़ेक्ट। हाउएवर गाइस, इस वीडियो को मैंने बहुत ज़्यादा मुश्किल से एडिट किया, मतलब मैंने अपने मोबाइल से फ्री फायर को भी डिलीट कर दिया इसको मतलब एडिट करने के लिए। सो गाइस बता देना कि ये मूवी की स्टोरी लाइन आपको कैसी लगी और आपने समझा या फिर नहीं। ओके गाइस, सो बाय फॉर नाउ एंड टेक केयर।